साथियों, मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी लेक्चरर आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूँ। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने फाइलम सेलेंटेटा और टीनोफोरा को कंप्लीट किया था। किसको? फाइलम सेलेंटेटा तथा टीनोफोरा को कंप्लीट किया था। आज अपन नेक्स्ट फाइलम को स्टार्ट करेंगे, जिसे कहा जाता है प्लेटीहेलमिन्थीस। क्या कहते हैं इसको? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीस। ठीक है। अब देखिए, ये जो प्लेटीहेलमिन्थीस है, इसका यदि हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो बहुत आसान हो जाता है। यहां पर शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालें तो जैसे ये प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, और हेलमिन्थीस का अर्थ होता है बॉर्ब्स। ठीक है। फ्लैट का मतलब होता है चपटे, और बॉर्ब्स का मतलब होता है कृमि। ठीक है। दोनों को यदि हम असेंबल करते हैं तो ये फ्लैट बॉर्ब्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फ्लैट बॉर्ब्स। और फ्लैट बॉर्ब्स को कह रहे होते हैं हम चपटे कृमि। अर्थात इस फाइलम में पाए जाने वाले जो जंतु हैं उनका शरीर कैसा है? फ्लैट है, चपटा है, इसलिए उन्हें क्या नाम दिया गया? फ्लैट बॉर्ब्स, चपटे कृमि कहा गया है। ठीक है। अब देखिए, ये जो फ्लैट बॉर्ब होते हैं या चपटे कृमि होते हैं, ये कौन से वाले फाइलम को बिलोंग कर रहे होते हैं? प्लेटीहेलमिन्थीस को। प्लेटी मीन्स फ्लैट और हेलमिन्थीस मीन्स बॉर्ब्स या कृमि। इस आधार पर ये कौन से जंतु बन गए? चपटे कृमि, फ्लैट बॉर्ब्स। अर्थात हम क्या बोल देंगे इनको? फ्लैट बॉर्ब्स कह सकते हैं। ठीक है। अर्थात हम ये कह रहे होते हैं, इस संघ या फाइलम पाए जाने वाले जंतुओं को चपटे कृमि कहा जाता है। चपटे कृमि कहा जाता है। क्या कह रहे होते हैं? फ्लैट बॉर्ब्स। ठीक है। जो त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सममित वाले सममित तथा अगुही एसिलोमेट तथा अगुही होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? टिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटर सिमेट्रिकल और एसिलोमेट।
आगे हम बता रहे होते हैं कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैगेनबार्ग। 1859, ठीक है। गैगेनबार्ग 1859 द्वारा इस संघ को प्लेटी हेलमिंथीज कहा गया। तथा मेयर 1853 द्वारा बताया गया कि इस संघ में लगभग 6000 जातियां पाई जाती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। प्लेटी हेलमिंथीज क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? चपटे शरीर वाले होते हैं, फ्लैट शरीर होता है। हेलमिंथीज का मतलब होता है बॉर्म, इसलिए फ्लैट बॉर्म जितने भी होते हैं दे ऑल आर बिलोंग टू प्लेटी हेलमिंथीज, फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज। फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज नाम किसके द्वारा दिया गया? गैगेनबार्ग। और इसमें जो जातियों की संख्या बताई गई किसने बताई? मेयर ने, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए इसमें लेते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स जिनको हम लक्षण भी कह सकते हैं। पहला जो इसमें कैरेक्टर या लक्षण होता है उसमें कहा जाता है इस संघ में पाए जाने वाले अधिकांश जंतु परजीवी होते हैं। ठीक है। अब इन परजीवी को अगर हम चाहें तो अंतः परजीवी भी कह सकते हैं। कैसा? अंतः परजीवी होते हैं। अंतः परजीवी का मतलब होता है दूसरे जंतुओं के शरीर में या शरीर में, ठीक है। आगे हम कह रहे होते हैं लेकिन कुछ जंतु फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र जीवी। कैसे होते हैं? फ्री लिविंग या स्वतंत्र जीवी होते हैं। जैसे प्लेनेरिया। ये जो जंतु का मैंने नाम लिखा है प्लेनेरिया का, ये अंतः परजीवी नहीं है, ये फ्री लिविंग है, स्वतंत्र जीवी है। कैसा है? स्वतंत्र जीवी है, ठीक है। इसीलिए ये कहा जा रहा होता है कि अधिकांश तो कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट। लेकिन कुछ कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवी, फ्री लिविंग। दैट इज एक्सेप्शन, अपवाद, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड पॉइंट,
जंतु त्रिस्तरीय होते हैं। त्रिस्तरीय होते हैं अर्थात शरीर 3 जनन स्तरों से बना होता है। अर्थात एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं। जनन स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, एक्टोडर्म का मतलब होता है बाह्य जनन स्तर। बाह्य जनन स्तर, ठीक है, इसको कह रहे होते हैं मध्य जनन स्तर और इसको कहा जाता है अंतः जनन स्तर। इसमें शरीर तीनों जनन स्तरों से बना होता है या शरीर में जो अंग है वो तीनों जनन स्तर से मिलकर के बने होते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है, शरीर कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। 3 जनन स्तरों से, अगर जिसमें डिप्लोब्लास्टिक होता तो वहां पर केवल 2 ही जनन स्तर होते, एक बाह्य जनन स्तर और एक अंतः जनन स्तर। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट जिसमें हम कह रहे होते हैं कि जो सममिति होती है इन जंतुओं में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। अर्थात 2 लैटर साइड होती है, 2 पार्श्व सतह होती है, इसलिए बाई लैटर सिमेट्री होती है। चौथा पॉइंट होता है इनमें गुहा नहीं होती, अर्थात जंतु आगोही होते हैं। आगोही होते हैं, एसीलोमेट। कैसे होते हैं, एसीलोमेट होते हैं, गुहा नहीं होती है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए नेक्स्ट पॉइंट जिसमें हम बता रहे होते हैं कि जंतुओं के शरीर पर एक मोटा क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। का आवरण पाया जाता है। ठीक है, जो परजीवी अनुकूलन, पैरासिटिक एडेप्टेशन, जो परजीवी अनुकूलन दर्शाता है। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि पहले पॉइंट में मैंने लिखा है अधिकतर जो जंतु होते हैं वो अंतः परजीवी होते हैं। ठीक है, दूसरे के शरीर के अंदर होते हैं और दूसरे के शरीर में अधिकतर वहां पर होते हैं जहां पर
आहार नाल के अंदर पाचन तंत्र काम कर रहा होता है, पाचक एंजाइम काम कर रहे होते हैं। तो वहां पर यदि इन जंतुओं के शरीर पर क्यूटिकल से बना हुआ आवरण नहीं होगा तो ये वहां पर आहार नाल में आसानी से पचा लिए जाएंगे, वहां पर ये परजीवी के रूप में नहीं रह सकते। इसीलिए इनके शरीर पर एक क्यूटिकल या उपपरत बन जाती है जो मोटी होती है और वहां पर इनको विपरीत परिस्थितियों से अर्थात पाचन से बचाती है। इसलिए हम कह रहे हैं इनमें ये वाली जो लेयर है ये कौन से वाले अनुकूलन को दर्शा रही है, परजीवी पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब होता है वे जीव जो दूसरे शरीर पर, दूसरे जंतुओं के शरीर के अंदर अगर बाहर है तो बाह्य परजीवी हो जाते हैं, और अगर उन जंतुओं के शरीर के अंदर रहते हुए वहीं पर भोजन लेते हैं, वहीं पर जनन करते हैं और वहीं पर वो क्या करते हैं, रहने का काम कर रहे होते हैं। तो ये भोजन, रहना और जनन तीनों ही मूलभूत आवश्यकताएं दूसरे जंतु के शरीर में कर रहे होते हैं, तो वो अंतः परजीवी होते हैं और उस अनुकूलन को हम परजीवी अनुकूलन कह देते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखिए इसके पश्चात जो जंतु होते हैं इनका शरीर जंतुओं का शरीर पृष्ठ से आधार की तरफ चपटा होता है, चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटी कृमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चपटी कृमि कहा जाता है। ठीक है ना, अर्थात पृष्ठ सतह से आधार की तरफ बॉडी कैसी होती है, फ्लैट। जैसे अगर हम हमारे बॉडी से मेजर करें इसको, तो देखिए हमारा ये जो सामने वाला स्तर होता है या सामने वाली जो सतह होती है ये आधार सतह कहला रही होती है, और जो पीठ वाली सतह होती है वो पृष्ठ सतह कहलाती है, डॉर्सल सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस। तो डॉर्सल से वेंट्रल की तरफ शरीर कैसा है, फ्लैट है। इसलिए ऐसे जो जंतु होते हैं उनको हम क्या कह रहे होते हैं, फ्लैट बॉर्न कह रहे होते हैं, चपटे कृमि कह रहे होते हैं, और उनमें जो सिमेट्री बनती है वो बाइलेटरल सिमेट्री बन जाती है, अर्थात दो पार्श्व सममिति उनमें बन जाती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जा रहा होता है, फ्लैट बॉर्न्स या चपटी कृमि कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट जंतुओं का शारीरिक संगठन। जंतुओं का शारीरिक संगठन अंग स्तर का होता है, अंग स्तर का होता है, अर्थात जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो अंग स्तर का होता है, इनमें अंगों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, किसका निर्माण हो जाता है, अंगों का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट शारीरिक संगठन जब अंग स्तर का बन जाता है तो इसमें क्या है, अंगों का निर्माण हो जाता है। आगे हम बता रहे होते हैं कि इन जंतुओं में श्वसन
शारीरिक सतह द्वारा होता है। बॉडी सरफेस के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। इसके पश्चात इनमें हम कह रहे होते हैं, इनमें श्वसन एवं परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। इसका मतलब है तंत्रों का इसमें विकास नहीं हुआ है, केवल क्या बने हुए हैं, अंग बने हुए हैं। अर्थात शारीरिक संगठन कहाँ तक बना हुआ है, अंग स्तर तक बना हुआ है। ठीक है। इसके पश्चात उत्सर्जन के लिए इन जंतुओं में फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं, पाई जाती हैं। ठीक है। फ्लेम सेल्स होती है। फ्लेम सेल्स का मतलब है कि जिनके द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है, जिनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, वो सेल्स जलती हुई फ्लेम के आकार की होती है। इसलिए उनका नाम क्या रख दिया जाता है, ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स। तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि प्लैटीहेल्मिन्थस जंतुओं में पाए जाने वाले उत्सर्जित अंगों के नाम बताइए, तो क्या लिखना पड़ेगा, ज्वाला कोशिकाएं या फ्लेम सेल्स। ठीक है। इसके पश्चात जंतुओं का शरीर खंडित या खंडीय या अखंडीय होता है। अखंडीय होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि जो जंतुओं का शरीर होता है वो या तो सेगमेंटेड होता है। सेगमेंटेड का मतलब होता है खंडों में बटा होता है, और वो खंड दो तरह के होते हैं, या तो सुपरफिशियल सेगमेंट होते हैं या मेटामेरिक सेगमेंट होते हैं। वास्तविक खंड शरीर खंडों में बटा है, या ऊपर से बटा हुआ दिखाई दे रहा है, आंतरिक रूप से बटा हुआ नहीं होता। इसलिए कहा जाता है बॉडी इज सेगमेंटेड और नॉन सेगमेंटेड। शरीर खंडों में बटा हो सकता है और वो शरीर में खंडों में बटा हुआ भी नहीं हो सकता। अर्थात दोनों प्रकार के जंतु इस फाइलम में पाए जाते हैं, जिनका शरीर खंडों में बटा हुआ भी होता है। ऐसे भी बहुत सारे जंतु होते हैं, और बहुत सारे जंतु ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर खंडों में बटा हुआ नहीं होता है। अर्थात बॉडी सेगमेंटेड और नॉन सेगमेंटेड दोनों तरह की पाई जाती हैं। ठीक है ना, क्लियर है। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हम बता रहे होते हैं जंतुओं के शरीर में तीनों प्रकार की
पेशियां पाई जाती हैं। पेशियों का मतलब होता है मसल्स। पेशियां पाई जाती हैं ठीक है ना। कौन कौन सी पेशियां? एक वर्तुलाकार, दूसरी अनुदैर्ध्य, और तीसरी तिर्यक। तिर्यक का मतलब होता है तिरछी पेशियां। तीन तरह की पेशियां पाई जा रही होती हैं, जिनमें एक तो कौन सी पेशियां होती हैं जिनको लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कहा जाता है, और दूसरे प्रकार की जो पेशियां होती हैं उनको क्या कहा जा रहा होता है? सर्कुलर मसल्स कहा जा रहा होता है। और तीसरे प्रकार की जो पेशियां होती हैं वो कैसी होती हैं? ऑब्लिक होती हैं। ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछी होती हैं। अर्थात जंतुओं का जो शरीर होता है उसमें तीनों प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, तीनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, और इन तीनों प्रकार की पेशियों में हम जो नाम दे रहे होते हैं वो कितना नाम होते हैं? तीन नाम होते हैं, ठीक है। जिनमें एक नाम होता है वर्तुलाकार, दूसरा होता है अनुदैर्ध्य और तीसरा होता है तिर्यक। अनुदैर्ध्य जो मसल्स होती हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है, लंबाई में दिखाई दे रही होती है, और जो वर्तुलाकार होती है ये सर्कुलर मसल्स होती हैं, गोले में दिखाई दे रही होती है, और जो तिर्यक होती हैं ये ऑब्लिक मसल्स होती हैं, तिरछी दिखाई दे रही होती है। जैसे देखिए, अगर आपको इस तरह से यहाँ पर मसल्स बनानी है, ये तो लॉन्गिट्यूडिनल कहलाएंगी, और अगर आप इस तरह से ये बहुत सारी पेशियां यूं दिखाएंगे, ये कौन सी पेशियां हो जाती हैं? सर्कुलर मसल्स हो जाती हैं। और अगर हमें तिर्यक दिखाना है तो तिरछी पेशियां होती हैं, उनको इस तरह से दिखा रहे होते हैं ऑब्लिक, उनको क्या कह रहे होते हैं? ऑब्लिक मसल्स। तो जो मसल्स हैं यहाँ पर कितने प्रकार की बता दी इन्होंने? तीन प्रकार की, जिसमें एक तो कौन सा प्रकार दे दिया? लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य, दूसरा क्या दे दिया? सर्कुलर वृत्ताकार, और तीसरा नाम क्या दे दिया? जिसको ऑब्लिक मसल्स कह रहे होते हैं या तिर्यक पेशी कह रहे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें आज मैंने आपको 12 पॉइंट बताए हैं, पूरा इसको एक्सप्लेन करते हुए। प्लेटीहेलमिन्थेस क्यों कहा गया? क्योंकि प्लेटी का मतलब क्या होता है? फ्लैट। फ्लैट मीन्स क्या होगा? चपटे। और हेलमिन्थेस का मतलब क्या होता है? बॉब्स। बॉब्स का मतलब होता है कृमि, ठीक है। इसलिए इनको क्या कह दिया जाता है? चपटे कृमि, फ्लैट बॉब्स। अर्थात फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में जितने भी एनिमल हैं दे ऑल आर फ्लैट बॉडीड। कैसे होते हैं? चपटे शरीर वाले होते हैं। और ये जो चपटे शरीर वाले होते हैं क्यों होते हैं? क्योंकि इनका शरीर पृष्ठ सतह से अदर सतह की तरफ फ्लैटेंड हो जाता है, चपटा हो जाता है, इसलिए इनको हम फ्लैट बॉर्न कह देते हैं, ठीक है। साथ में मैंने बताया था कि इसमें जो स्ट्रक्चर है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, त्रिस्तरीय होता है, दो ही पार्श्व सममिति पाई जाती है, गुहा पाई नहीं जाती। अर्थात हम कह सकते हैं एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलैटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट। अर्थात कैसे होंगे? त्रिस्तरीय होंगे, दो ही पार्श्व सममिति वाले होंगे, और अगुही होंगे, उनमें देह गुहा नहीं पाई जाती। अर्थात होता क्या है कि जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है इसके मध्य में मीसेनकाइम भर जाता है, इस कारण से गुहा वहां पर विकसित नहीं हो पाती। इसलिए फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में पाए जाने वाले जंतु एसिलोमेट या आगुही प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऐसे सभी जंतुओं को गैगेनबार्ग नामक वैज्ञानिक द्वारा किसमें रखा गया? फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। अर्थात फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस जो नाम दिया गया है ये गैगेनबार्ग के द्वारा दिया गया है, ठीक है।
जबकि मैंने आपको सीलन डेटा में बताया था किसके द्वारा, ल्यूकार्ड के द्वारा। पॉलीफेरा किसने बताया था, रॉबर्ट ग्रांट ने बताया था। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पर जो जातियों की संख्या है ये मेयर 1853 द्वारा बताई गई, जो लगभग कितनी पाई जा रही होती हैं, 6000 जातियां पाई जा रही होती है। ठीक है, अधिकतर जंतु एंडोपैरासाइट होते हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं जिसमें आपको एक्सेप्शन देना पड़ेगा, से फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया। ठीक है ना, ओके।